नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एसवी पाठशाला में, जहां पे मैं सुशील पांडे डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ मॉड्यूलेट बेसिक एरोडायनेमिक्स को, जहां पे हम डिस्कशन करते हुए आज पहुंच चुके हैं थ्योरी ऑफ फ्लाइट पे। इसके पहले मैं लिफ्ट के बारे में, ड्रैग के बारे में, स्टॉलिंग के बारे में, लिफ्ट ड्रैग रेशियो के बारे में, फिजिकल एटमॉस्फेयर के बारे में, सारी चीजों को बहुत अच्छे से डिटेल में कवर किया हुआ है और आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट हो सकता है मैंने उन सभी चीजों को ऑलमोस्ट कवर करने की कोशिश की है। और साथ ही जितने भी प्रीवियस ईयर में मॉड्यूल के क्वेश्चंस आए हुए हैं उन टॉपिक्स से रिलेटेड, तो साथ में मैं आपको वो करवाता रहता हूं। उसी प्रकार हम लोग आज भी डिस्कस करने वाले हैं वो थ्योरी ऑफ फ्लाइट है। और थ्योरी ऑफ फ्लाइट को हम इजिली समझने के लिए थ्योरी ऑफ फ्लाइट को भी अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। अलग अलग अगर मैं सेक्शन की बात करूं तो मैंने थ्योरी ऑफ फ्लाइट को 5 डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे लेवल फ्लाइट को, सेकंड सेक्शन में हम पढ़ेंगे मैन्यूवरिंग को, थर्ड सेक्शन में हम पढ़ेंगे क्लाइंबिंग को, फोर्थ सेक्शन में हम पढ़ेंगे ग्लाइडिंग को और फिफ्थ सेक्शन पढ़ के इस टॉपिक को खत्म करेंगे एंड दैट इज टर्निंग। ये पांचों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप देखो तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं और इस वजह से ये जो टॉपिक है उसको हम थोड़ा सा अच्छे से एक लॉजिकल वे में और ज्यादा इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम समझते हैं कि थ्योरी ऑफ फ्लाइट क्या है। बेसिकली वो क्या है जो हम थ्योरी ऑफ फ्लाइट के अंदर पढ़ने वाले हैं। थ्योरी ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कि कोई भी एयरक्राफ्ट जब एटमॉस्फेयर में फ्लाई करता है तो वो फ्लाई करने के टाइम पे जो जो एक्शन परफॉर्म करता है वो परफॉर्म कैसे करता है। जैसे कि अगर हम फ्लाई कर रहे हैं और अपनी हाइट को इंक्रीज करना चाहते हैं या डिक्रीज करना चाहते हैं तो एयरक्राफ्ट की नोज को अप या डाउन करना पड़ेगा। अगर हम टर्न लेना चाहते हैं तो फिर क्वेश्चन आ गया कि आप राइट टर्न लेना चाहते हैं या फिर लेफ्ट टर्न लेना चाहते हैं। अगर हम रोल करना चाहते हैं तो फिर से बात आएगी कि आप कैसा रोल करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें जो भी एयरक्राफ्ट के ऑपरेशन से रिलेटेड हैं जब फ्लाई कर रहा होता है, उन चीजों को हम बेसिकली डिस्कस करते हैं थ्योरी ऑफ फ्लाइट में। थ्योरी ऑफ फ्लाइट में जो अपना फर्स्ट टॉपिक आज का है दैट इज लेवल फ्लाइट। आज हम पूरी तरीके से समझेंगे कि लेवल फ्लाइट का क्या मतलब होता है और लेवल फ्लाइट के बेनिफिट्स क्या हैं और फ्लाइट को लेवल हम कैसे कर सकते हैं और वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से जो फ्लाइट की स्टेबिलिटी है, जो लेवलिंग करने से उसे रोकती है, उनको वो इफेक्ट करती है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इन चीजों को हम समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि लेवल फ्लाइट का क्या मतलब होता है। तो देखो, एयरक्राफ्ट जब भी फ्लाई करता है तो 4 बेसिक फोर्स दैट इज थ्रस्ट फॉरवर्ड फोर्स, ड्रैग बैकवर्ड फोर्स, लिफ्ट अपवर्ड फोर्स और वेट डाउनवर्ड फोर्स, ये 4 फोर्स होते हैं जो कि एयरक्राफ्ट के ऊपर लग रहे होते हैं। इनमें से एरोडायनेमिक फोर्स तो सिर्फ लिफ्ट और ड्रैग होता है। तो इसके बारे में मैंने इसकी जो प्रीवियस वीडियोस है वहां पे भी आपको अच्छे से समझा रखा है। लिफ्ट और ड्रैग का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने वहां पे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, ये फोर्स अगर आप हिंदी में देखोगे तो जो थ्रस्ट फोर्स है उसका अपोजिट ड्रैग फोर्स होगा एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ रिएक्शन फोर्स एंड एक्शन फोर्स इनको इक्वल होना पड़ेगा। अपोजिट डायरेक्शन होंगे और उनको इक्वल होना पड़ेगा। मतलब थ्रस्ट का जो अपोजिट एंड इक्वल होगा वो ड्रैग होगा एंड सिमिलरली जो लिफ्ट का अपोजिट एंड इक्वल होगा वो वेट होगा। ये 4 फोर्सेस हैं। सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि ये 4 फोर्सेस एक्ट कहां पे करते हैं। सबसे पहले मैं लिफ्ट की बात करता हूं। लिफ्ट जिस पॉइंट पे एक्ट करता है उसको हम सेंटर ऑफ प्रेशर बोलते हैं, सीपी। लिफ्ट के बारे में लिफ्ट वीडियो में डिस्कस में पूरा आपको मैं समझाया हूं कि सीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है। अच्छा, उसी प्रकार जो आपका एयरक्राफ्ट का ओवरऑल वेट है वो जिस पॉइंट पे एक्ट करता है उस पॉइंट को बोलते हैं सीजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और मजे की बात यह है ना कि सेंटर ऑफ प्रेशर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन दोनों की अपनी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती जब तक कि शेप एरोफॉइल ना हो। एरोफॉइल के शेप में सीजी ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है लेकिन सीपी तो वेरी ही करता है। और जो सीजी है वो कैसे वेरी कर रहा है, बहुत बारी क्वेश्चन दिमाग में आता है यार सीजी कैसे वेरी कर सकता है। तो भाई फ्लाइंग के टाइम पे एयरक्राफ्ट में फ्यूल तो कंटिन्यू कंज्यूम होता रहता है ना, तो फ्यूल वेरी करेगा तो ओवरऑल वेट वेरी करेगा।
वेट वेरी करेगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वेरी कर जाएगी। तो सीजी का एक रेंज होता है, उसी रेंज में जो सीजी है वो ट्रेवल करेगी। अच्छा, सीजी की जो ट्रेवलिंग है ना, उसके बेनिफिट्स है, उससे एयरक्राफ्ट की स्टेबिलिटी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, लेकिन स्टेबिलिटी को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो यहाँ पे इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं कि ये फोर फोर्सेस एक्ट कहां पे होते हैं। तो लिफ्ट एक्ट होगी सेंटर ऑफ प्रेशर पे, वेट एक्ट होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, जो थ्रस्ट है वो एक फॉरवर्ड फोर्स है। नेचुरली देखोगे तो हम थ्रस्ट को एक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज थ्रस्ट लाइन, और ड्रैग को भी एक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज ड्रैग लाइन। नॉर्मल पोजीशन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ प्रेशर से फॉरवर्ड होती है, और थ्रस्ट लाइन जो है वो ड्रैग लाइन से बिलो होती है। नॉर्मल पोजीशन में ऐसा होता है। अच्छा, अभी हम लोग सीखते हैं ना कि ऐसा आखिर क्यों होता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ प्रेशर से फॉरवर्ड क्यों है, या इसी बात को ऐसे भी बोला जाता है कि लिफ्ट वर्क्स बिहाइंड द वेट, वेट मींस सीजी, लिफ्ट मींस सीपी। तो ऐसा क्यों करते हैं, तो इसका थोड़ा सा अपना सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू है। इन केस एयरक्राफ्ट का उसका जो इंजन है वो फेल कर गया, वो थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पाया, तो ऐसे सिचुएशन में लैंड करना जरूरी है। लैंड होने के लिए एयरक्राफ्ट का नोज नीचे आना जरूरी है। नोज नीचे आएगा कैसे, कोई फोर्स चाहिए नीचे लाने के लिए। इस वजह से वो जो फोर्स मिलता है वो मिलता है एयरक्राफ्ट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, सीजी से। इस वजह से सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जो सीजी है उसको हम सीपी से फॉरवर्ड रखते हैं नेचुरली। बाकी तो सीपी पूरा मूवमेंट करता रहता है। सीजी जो आपका सीपी है वो सीजी के बिहाइंड भी होता है, सीजी के फॉरवर्ड भी होता है। जैसी पोजीशन, जैसा एयरक्राफ्ट आप ऑपरेट करना चाहो उस पर वो डिपेंड करता है। तो सीजी और सीपी की पोजीशन फिक्स हो गई, और लिफ्ट और वेट की पोजीशन फिक्स हो गई। अच्छा, थ्रस्ट और ड्रैग का क्या मैटर है। थ्रस्ट में जो थ्रस्ट लाइन होती है वो नेचुरली मतलब नॉर्मली ड्रैग लाइन से बिलो रखी जाती है। इसके भी अपने बेनिफिट हैं। जब हम सबको यानी कि लिफ्ट का, वेट का और थ्रस्ट का और ड्रैग का डिस्कस करने लगेंगे तो वहां पे ये चीजें आपको मिल जाएंगी। सबसे पहले समझना कि फोर फोर्स कहां पे एक्ट कर रहे हैं। तो एक्ट करने की हमें उनकी नॉर्मल पोजीशन मिल गई। लिफ्ट इज वर्किंग ऑन सीपी, वेट इज वर्किंग ऑन सीजी, थ्रस्ट नॉर्मली बिलो होगा जो ड्रैग लाइन होती है, और जो ड्रैग लाइन आपकी वो नॉर्मली एबव होगी थ्रस्ट लाइन से। अब जो सीजी और सीपी है यानी कि जो लिफ्ट और वेट है, ये दोनों भी फोर्स है। अच्छा, ये दोनों फोर्स क्या करेंगे, अगर लिफ्ट को मैं इंक्रीज करूंगा तो एयरक्राफ्ट की नोज अप हो जाएगी, और अगर वेट इंक्रीज हो जाएगा तो जो एयरक्राफ्ट की नोज है वो डाउन हो जाएगी। तो बेसिकली लिफ्ट और वेट, ये जो कपल ऑफ फोर्स हैं, ये एयरक्राफ्ट की नोज को अप एंड डाउन करते हैं। अच्छा, एयरक्राफ्ट की नोज अप एंड डाउन मोशन को पिचिंग मोशन बोला जाता है। तो बेसिकली हम क्या बोलेंगे कि ये पिच अप या पिच डाउन कर रहे हैं, लिफ्ट एंड वेट। अच्छा, ये थ्रस्ट और ड्रैग क्या कर रहे हैं, तो वैसे देखा जाए तो थ्रस्ट से तो एयरक्राफ्ट की स्पीड इंक्रीज हो रही है, लेकिन अगर आप लिफ्ट के फॉर्मूले को और ड्रैग के फॉर्मूले को याद करो, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में लिफ्ट और ड्रैग के बारे में समझा रखा है। तो ये लिफ्ट और ड्रैग जो होती है ना, वो एयरक्राफ्ट की स्पीड पे भी डिपेंड करती है। लिफ्ट का फॉर्मूला लर्न करो, हाफ रो CL V स्क्वायर इनटू S, V स्क्वायर, V इज द वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट। तो अगर हम थ्रस्ट को इंक्रीज करेंगे मींस की वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो लिफ्ट इंक्रीज करेगी, लिफ्ट इंक्रीज करेगी तो एयरक्राफ्ट का जो नोज है वो अप हो जाएगा, मतलब पिचिंग अप हो जाएगी। तो थ्रस्ट को इंक्रीज करने से पिच अप होगा, या थ्रस्ट और ड्रैग में जो ज्यादा हैवी हुआ उसकी वजह से या तो पिच अप या तो पिच डाउन होगा। मतलब लिफ्ट और वेट की वजह से भी पिच एंड पिच डाउन, थ्रस्ट और ड्रैग की वजह से भी पिच एंड पिच डाउन ये हो रहा है। नेचुरली हमने क्या किया हुआ था,
नेचुरली सीजी जो होगा वो सीपी से फॉरवर्ड होगा, तो क्या करेगा ये नोज को डाउन करेगा। कैसे करा नोज को डाउन, तो आप इसको ऐसा समझो, ये एयरक्राफ्ट का नोज है और जहां पे मैंने होल्ड किया हुआ है दिस इज द पॉइंट ऑफ सीजी, और नेचुरली क्या होता है कि सीपी जो है वो बिहाइंड होता है सीजी से। तो अभी यहां पे अगर सीपी वर्क करेगा तो सीपी की डायरेक्शन तो अपवर्ड होगी, इसका मतलब कि इस सरफेस को ये अप करना चाहेगा, तो ये सरफेस अप जाएगा, ये सरफेस अप जाएगा, तो यहाँ पे एयरक्राफ्ट की नोज को देखो डाउन हो गई। इसका मतलब कि नेचुरली जो आपका सीजी सीपी से फॉरवर्ड होता है, इससे बेनिफिट क्या मिल रहा है कि आपका जो एयरक्राफ्ट है ना वो नोज डाउन करता है, वो पिचिंग डाउन होता है। वहीं जो थ्रस्ट लाइन होती है वो ड्रैग लाइन से बिलो होती है, तो इससे बेनिफिट क्या होता है, नोज अप होता है एयरक्राफ्ट का। थ्रस्ट लाइन बिलो होगी तो नोज अप, और ड्रैग लाइन अगर बिलो होगी तो नोज डाउन होगा। तो नेचुरली आपका जो थ्रस्ट लाइन है वो नोज अप कर रहा है, और जो सीजी और सीपी की पोजीशन है उससे नोज डाउन हो रहा है। अब देखना पड़ेगा कि यार लिफ्ट और वेट एयरक्राफ्ट के नोज को नेचुरली डाउन करना चाह रहे हैं, थ्रस्ट और ड्रैग नेचुरली नोज को अप करना चाह रहे हैं, तो फिर इन दोनों का रिजल्टेंट क्या इंपैक्ट होगा। तो रिजल्टेंट इंपैक्ट देखने के लिए हमें लिफ्ट और वेट को एक कपल ऑफ फोर्स मानना पड़ेगा, थ्रस्ट और ड्रैग को भी एक कपल ऑफ फोर्स मानना पड़ेगा। तो लिफ्ट और वेट ये जो कपल ऑफ फोर्स है ना, इनकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर होती है थ्रस्ट और ड्रैग से। इसका क्या मतलब हुआ कि नोज डाउन का इंपैक्ट ओवरऑल इंपैक्ट होगा, मतलब एयरक्राफ्ट का जो ओवरऑल इंपैक्ट होगा वो होगा नोज डाउन का। तो अभी क्या हो गया कि अभी आप तो लेवल फाइट करना चाहते हो, लेवल फाइट करने का मतलब क्या था कि लिफ्ट वेट के इक्विवेलेंट हो, थ्रस्ट ड्रैग के इक्विवेलेंट हो। लेकिन नॉर्मल एयरक्राफ्ट की डिजाइनिंग अभी तक ऐसे हुई है जिसमें एयरक्राफ्ट तो नोज डाउन कर जाएगा, नोज डाउन करेगा तो कभी लेवल फ्लाइट ही नहीं हो पाएगी। तो हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को कंपनसेट करने के लिए जो एयरक्राफ्ट की टेल होती है वहां पे जो हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर होता है, उस हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर का हम यूज करते हैं। वहां पे हम कुछ कंट्रोल सरफेस भी लगा देते हैं, उसको हम बोलते हैं एलिवेटर। एलिवेटर को हम यूज करते हैं, एलिवेटर को यूज करने से उसका जो ऑपरेशन क्या होता है, वो भी एलिवेटर को आप ऑपरेट करके एयरक्राफ्ट की नोज को अप एंड डाउन करते हो, यानी कि पिचिंग मूवमेंट को कंट्रोल करते हो आप विद द हेल्प ऑफ एलिवेटर। तो नेचुरल टेंडेंसी क्या थी, नोज डाउन की। एलिवेटर से हम क्या चाहते हैं, नोज अप करना। कैसे होगा, तो हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर पे ही लगा हुआ है और नेचुरल टेंडेंसी है नोज डाउन की। तो मतलब बेसिकली मैं क्या चाहता हूं हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर से कि ये डाउन, इस पे डाउनवर्ड एक फोर्स लगाए। अच्छा, जब भी डाउनवर्ड फोर्स लगता है ना, इसको डाउनलोड बोला जाता है। तो डाउनवर्ड फोर्स लगाए, अब डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा तो आपका स्ट्रेट हो जाएगा, स्ट्रेट होगा तो आप इसका मतलब कि सेम एल्टीट्यूड पे फ्लाई कर पाओगे। तो ये काम कैसे कर पा रहे हैं, तो इसको करने के लिए हमने क्या किया कि हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर जो था उसका जो एलिवेटर लगा हुआ था उस एलिवेटर को डाउन कर दिया। तो जब हम एलिवेटर को डाउन करेंगे तो जो एयरक्राफ्ट का नोज है वो क्या होगा, देखो यहां पे आपका लगा था हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर, यहां पे जो आपका एलिवेटर लगेगा, आप अगर उसको डाउन कर दोगे, डाउन करोगे तो जो नीचे की एयर आएगी इसको पुश करेगी, इसको पुश करेगी, तो आपका जो एयरक्राफ्ट का नोज है वो डाउन होना चाहेगा। तो अगर आप उसको डाउन कर दोगे तो एयरक्राफ्ट का नोज डाउन होगा, अगर आप उसको अप करोगे, एलिवेटर को अप करोगे तो एयरक्राफ्ट का नोज अप हो जाएगा। नेचुरल टेंडेंसी थी कि एयरक्राफ्ट का नोज डाउन हो, हम चाहते थे कि एयरक्राफ्ट जो है वो स्ट्रेट हो जाए। ऐसा करने के लिए हम एयरक्राफ्ट का नोज अप करना चाहते हैं, और अब कैसे कर पाएंगे, जब मैं एलिवेटर को अगर अपवर्ड टिल्ट कर दूं तो हमें उसे अपवर्ड ऑपरेट करना पड़ेगा। तो विद द हेल्प ऑफ एलिवेटर हम ये काम कर सकते हैं, मतलब कि अगर हम लेवल फ्लाइट करना चाहते हैं तो हमें जो एलिवेटर है उसको यूज करना पड़ेगा। माइनर ट्रिमिंग करने के लिए ऐसा हम यूज करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि जब भी आप एलिवेटर को अपवर्ड स्टैक करते हो तो जो एयर उससे स्ट्राइक होकर जाती है तो ड्रैग क्रिएट कर देती है।
तो कभी कभी ना इस ड्रैग को भी नाम देते हैं। अब क्योंकि ये ड्रैग ना एयरक्राफ्ट में जो ट्रिमिंग है उसकी वजह से आया है, इसलिए इस टाइप के ड्रैग को हम ट्रिम ड्रैग बोलते हैं। तो ये तो बात हो गई कि एयरक्राफ्ट में जो नोज डाउन कंडीशन है नेचुरली उसको कंपनसेट आप कैसे कर पाओगे। तो अभी आप एक लेवल फ्लाइट पे फ्लाई कर रहे हो, जो भी आपका लिफ्ट है वो वेट के इक्विवेलेंट है, जो थ्रस्ट है वो ड्रैग के इक्विवेलेंट है, नेचुरल टेंडेंसी है कि नोज डाउन हो जाएगा। एलिवेटर का यूज करके, हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर का यूज करके आपने नोज को अप कर लिया और अब आप आराम से लेवल फ्लाइट कर रहे हो। जब भी लेवल फ्लाइट होगी तो कोई भी नेट फोर्स इंक्रीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेट फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा तो एयरक्राफ्ट की स्पीड पे इंपैक्ट पड़ेगा। अब अगर एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव है तो एयरक्राफ्ट की स्पीड इंक्रीज कर जाएगी, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो एयरक्राफ्ट की स्पीड डिक्रीज कर जाएगी। इससे भी लेवल फ्लाइट पे इंपैक्ट पड़ता है। तो चलो हम लोग ये भी बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से जो लेवल फ्लाइट है उस पर इंपैक्ट पड़ेगा। तो फर्स्ट फैक्टर में आपका एयरक्राफ्ट का स्पीड ही आ जाता है। अगर हम एयरक्राफ्ट की स्पीड को इंक्रीज कर दें तो क्या हो रहा है, स्पीड को इंक्रीज करोगे तो लिफ्ट इंक्रीज हो जाएगी, लिफ्ट इंक्रीज होगी तो नोज अप होने लगेगा। हम चाहते नहीं कि नोज अप हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि लेवल फ्लाइट हो। लेवल फ्लाइट में मैंने सिर्फ स्पीड को इंक्रीज किया है, मैं एल्टीट्यूड को नहीं चेंज करना चाहता। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो लिफ्ट जनरेट हो गई है बिकॉज ऑफ स्पीड, मुझे उसे स्पॉइल करना पड़ेगा। स्पॉइल कैसे करूंगा, तो मैं एंगल ऑफ अटैक को डिक्रीज कर दूंगा, अपने आप उतनी एडिशनल लिफ्ट स्पॉइल हो जाएगी। तो अगर आप लेवल फ्लाइट पे रहना चाहते हो, स्पीड को इंक्रीज करना चाहते हो, तो आपको एयरक्राफ्ट को फ्लाई करना पड़ेगा लो एंगल ऑफ अटैक पे। वही अगर आपने स्पीड को स्लो कर दिया, स्पीड को स्लो करोगे तो लिफ्ट भी स्पॉइल हो जाएगी, लिफ्ट स्पॉइल होगी तो आपका एल्टीट्यूड डाउन हो जाएगा। नहीं चाहते हैं तो एंगल ऑफ अटैक को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अगर आप स्लो स्पीड पे फ्लाई करना चाहते हो एट द पर्टिकुलर लेवल, फिर आपको एंगल ऑफ अटैक को हाई करना पड़ेगा। और अगर आप हाई स्पीड पे सेम लेवल पे फ्लाई करना चाहते हो तो आपको एंगल ऑफ अटैक को लो करना पड़ेगा। लेकिन कंडीशन दिमाग में रखो कि एंगल ऑफ अटैक को बहुत इंक्रीज भी नहीं कर सकते, स्टॉलिंग एंगल की सिचुएशन आ जाएगी, और आप स्पीड को बहुत स्लो भी नहीं कर सकते क्योंकि वो स्टॉलिंग स्पीड की सिचुएशन आ जाएगी। तो इस रेंज में रह के ही आपको ऑपरेट करना है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि अगर हम दूसरे फैक्टर को देखना, जो दूसरा फैक्टर था वो था एयरक्राफ्ट का वेट। अब वेट का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, तो अगर हम एयरक्राफ्ट के वेट को इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें तो क्या होगा, क्योंकि लिफ्ट और वेट इक्वल होने चाहिए। अगर आपने उसके वेट को चेंज कर दिया, यानी कि वेट को अगर आपने इंक्रीज कर दिया तो लिफ्ट को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, और वेट को डिक्रीज कर दिया तो लिफ्ट को भी डिक्रीज करना पड़ेगा, जिससे कि हम सेम लेवल पे फ्लाई करते रहे। तो ये हम कैसे कर पाएंगे, अगर आपने वेट को इंक्रीज कर दिया है तो फिर लिफ्ट को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। लिफ्ट को इंक्रीज कैसे करोगे, इंक्रीज करने का आपके पास ऑप्शन है, एंगल ऑफ अटैक को इंक्रीज कर दो। तो वेट को इंक्रीज करने से एंगल ऑफ अटैक को इंक्रीज करना पड़ेगा, और वेट को डिक्रीज करने से एंगल ऑफ अटैक को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो ये तो आपके पास ऑप्शन है। अच्छा, अगर हम थर्ड फैक्टर पे चले जाएं, क्या कोई और फैक्टर है क्या, सो यस, दैट फैक्टर इज एल्टीट्यूड, उसका भी इंपैक्ट पड़ता है। अगर आप हायर एल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहे हो तो डेंसिटी वहां पे कम है, डेंसिटी कम है तो आपको अच्छी लिफ्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि लिफ्ट डेंसिटी पे भी डिपेंड करती है, आपको वहां पे अच्छी लिफ्ट नहीं मिलेगी। तो आप एल्टीट्यूड तो इंक्रीज कर दिए हो लेकिन आपको अच्छी लिफ्ट नहीं मिलेगी, तो आप उस लेवल पे फ्लाई नहीं कर पाओगे। सो यू हैव टू ऑप्शंस, या तो आप स्पीड को इंक्रीज कर लो जिससे कि एंगल ऑफ अटैक जिससे कि लिफ्ट इंक्रीज हो जाए, या सेकंड ऑप्शन है कि आप एंगल ऑफ अटैक को इंक्रीज कर लो, तो आप उसे कंपनसेट कर पाओगे। तो ये तो तरीका था कि जो लेवल फ्लाइट है वो हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो अब हम लेवल फ्लाइट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, और अब मैं बात करने वाला हूं मैनवरिंग के बारे में। मैनवरिंग क्या होती है हमें ये समझना पड़ेगा। मैनवरिंग का सीधा मतलब क्या होता है कि एयरक्राफ्ट आपकी लेवल फ्लाइट कर रही थी, लेवल फ्लाइट के अलावा अगर उसने कुछ किया, मतलब नेट फोर्स जो था वो कुछ इंक्रीज हो गया, तो एयरक्राफ्ट एक्सेलरेट कर जाएगा। एयरक्राफ्ट एक्सेलरेट करेगा
तो क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अभी आपने देखा स्पीड को इंक्रीज करने से, स्पीड को इंक्रीज करोगे तो कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट इंक्रीज हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट इंक्रीज होगा तो लिफ्ट इंक्रीज हो जाएगा, लिफ्ट इंक्रीज होगा तो एयरक्राफ्ट क्लाइंब करने लगेगा, उसका नोज अप हो जाएगा। अच्छा, ये तो नोज के साथ में प्रोसेस हुआ। लिफ्ट पे अगर हम जो भी उसके कंट्रोल सरफेस हैं अगर उनको हम ऑपरेट करें तो जो एयरक्राफ्ट है वो रोल भी कर सकता है, आपका जो एयरक्राफ्ट है वो याइंग भी कर सकता है, दैट इज टर्निंग, मतलब मीन पोजीशन से। एक्चुअली मैंने जो टर्निंग वर्ड यूज किया है वो क्या है कि मीन पोजीशन से रहते हुए आप थोड़ा सा लेफ्ट या राइट जो मूवमेंट होता है इसको हम याइंग बोलते हैं, तो वो याइंग कर सकता है, पिचिंग कर सकता है जो नोज अप एंड नोज डाउन का था, तो एयरक्राफ्ट नोज अप नोज डाउन यानी कि पिचिंग कर सकता है, याइंग कर सकता है, रोलिंग कर सकता है। अगर एयरक्राफ्ट कुछ ऐसा परफॉर्म कर रहा है तो इस चीज को हम मैनोवरिंग बोलते हैं। तो जब कभी भी मैनोवरिंग होती है ना तो मैनोवरिंग होने में ये जो तीन बातें हैं वो अपने दिमाग में आती हैं, एक तो पिचिंग, दूसरी होती है याइंग और जो थर्ड है वो होती है रोलिंग। तो जो पिचिंग होती है, जो याइंग होती है, जो रोलिंग होती है, इसको समझने के लिए आपको तीन डिफरेंट टर्म और समझने पड़ेंगे। अब ये तीन टर्म कौन कौन से हैं? लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, लैटरल एक्सिस एंड नॉर्मल एक्सिस। इन तीनों एक्सिस को पहले समझ लेते हैं। एयरक्राफ्ट में नोज से जो टेल है आप इसको स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करके मिला लीजिए, तो जो लाइन आपने ड्रॉ की है इस लाइन को लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस बोलते हैं। जबकि विंग का जो जो एयरक्राफ्ट का विंग है उसका जो लेफ्ट में जो विंग है उसका जो टिप वाला पॉइंट है और राइट में जो विंग है उसका जो टिप वाला पॉइंट है, दोनों को आप स्ट्रेट लाइन से मिला लीजिए, इसे लैटरल एक्सिस बोला जाएगा। अब ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस और लैटरल एक्सिस ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे ना वहीं पे एयरक्राफ्ट का सीजी होना चाहिए, नॉर्मली वाला सीजी जो कि सीपी से फॉरवर्ड होता है, तो वहीं पे सीजी होना चाहिए। मतलब कि लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस भी सीजी से पास करेगा, लैटरल एक्सिस भी सीजी से पास करेगा और इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट भी सीजी ही होगा। और अब उसी सीजी से और इन दोनों एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट से एक लाइन हम वर्टिकल ड्रॉ करेंगे। इस वर्टिकल लाइन को हम नॉर्मल एक्सिस बोलते हैं। तो जब कभी भी एयरक्राफ्ट का अगर पिचिंग होता है नोज अप एंड नोज डाउन, तो हमें देखना पड़ेगा कि उसका कौन सा एक्सिस मूव कर रहा है। तो जो उसका लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ही अप और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ही डाउन होता है। इसका मतलब कि जो पिचिंग मूवमेंट हो रहा है वो हो रहा है ऑन द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। लेकिन यहां पे एक जो कंफ्यूजिंग एलिमेंट है ना वो होता है कि पिचिंग मूवमेंट इज हैपनिंग अबाउट व्हिच एक्सिस। अबाउट जो वर्ड है ना ये इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी अबाउट की बात होगी तो हमें समझना पड़ेगा कि जो पिचिंग मूवमेंट हो रहा है वो जिस एक्सिस के अराउंड हो रहा है वो एक्सिस कौन सा है। तो उसके लिए आप उस पिचिंग मूवमेंट को पूरा रोल कर दो। तो पिचिंग में क्या होता है, नोज डाउन या नोज अप हो रहा था, उसको फुल रोटेशन करो तो आपको क्या मिलेगा बीच में, लैटरल एक्सिस। लैटरल एक्सिस के चारों तरफ ये प्रोसेस होने लगेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि लैटरल एक्सिस के अबाउट होता है पिचिंग मूवमेंट। अच्छा, वैसे ही अगर हम याइंग की बात करें तो यॉ होने में वो राइट या लेफ्ट हो रहा है, तो राइट या लेफ्ट जो लाइन आपने ड्रॉ की थी आप उसको तो लैटरल एक्सिस बोल रहे थे। तो ये मूवमेंट हो रहा है ऑन द लैटरल एक्सिस, ऑन द लैटरल एक्सिस। लेकिन किस एक्सिस के अबाउट हो रहा है, तो इसको भी पूरा रोल कर दो। तो राइट से पूरा रोल होके आएगा लेफ्ट साइड में, तो फुल रोटेशन में वर्टिकल एक्सिस सेंटर पे आ जाएगा। यानी कि नॉर्मल एक्सिस के अबाउट जो भी आपका मूवमेंट होगा उसको हम याइंग मूवमेंट बोलेंगे। और ऐसे ही अगर हम रोलिंग मूवमेंट को देख लें तो आपकी जो लैटरल एक्सिस है वही मूव करती है अप एंड डाउन, जैसे कि लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस मूव कर रही थी अप एंड डाउन, ऐसे ही अब लैटरल एक्सिस मूव कर रही है अप एंड डाउन। तो लैटरल एक्सिस जब डाउन होगी या लैटरल एक्सिस जब अप होगी तो हम क्या बोलेंगे कि विंग डाउन या विंग अप हो रहा है, या इसी को मैं बोलूंगा कि रोलिंग हो रही है। लेकिन रोलिंग जिस एक्सिस के अबाउट हो रही है ये एक्सिस अगर आपको पता करना हो तो वापस से आप विंगों को पूरा रोटेट कर दो।
तो विंग को पूरा रोटेट करोगे तो आप क्या पाओगे, बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस था उसके अराउंड ये मूवमेंट हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, अगर हम कंक्लूजन निकालें तो जो पिचिंग मूवमेंट हो रहा है वो हो रहा है अबाउट lateral axis, yawing movement about normal axis and rolling movement about longitudinal axis। ये सारे मूवमेंट हो रहे हैं और जब भी ये मूवमेंट परफॉर्म हो रहे होते हैं तो ये अपने आप तो होंगे नहीं, क्योंकि अपने आप तो लेवल फ्लाइट होगी, लिफ्ट वेट के इक्विवेलेंट होता है, थ्रस्ट ड्रैग के इक्विवेलेंट होता है। लेकिन अगर कोई भी फोर्स अनबैलेंस हुआ तो अनबैलेंस होने की सिचुएशन में ये जो मूवमेंट है आपके वो होने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि इन मूवमेंट का आपकी एयरक्राफ्ट पे इंपैक्ट नहीं पड़ता। जब कभी भी हम नोज अप नोज डाउन या रोलिंग करते हैं तो एयरक्राफ्ट की स्ट्रेंथ जो है वो बहुत मैटर करती है। अच्छा, इसी में हम लोगों ने ना दो टर्म और समझा हुआ था, दैट वाज विंग लोडिंग एंड लोड फैक्टर। लिफ्ट में मैंने इसको बहुत अच्छे से आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप एक बार से जाके विजिट कर सकते हो। विंग लोडिंग में बेनिफिट क्या मिलता था कि हम ये विंग लोडिंग से हम ये गेस कर पाते थे कि हमारा जो एयरक्राफ्ट है उसका जो विंग एरिया है उस पर कितना लोड पड़ रहा है, और हम चाहते थे कि वो लोड कम से कम रहे। ऐसे ही जो लोड फैक्टर होता था, लोड फैक्टर से क्या बेनिफिट मिलता था कि आपका जो एयरक्राफ्ट है वो वेट के कंपेयर में कितना लिफ्ट प्रोड्यूस कर रहा है, जिसको हम लोग स्मॉल जी से दिखाते थे। मैंने बोला था कि उसे आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मत बोल देना, ये लोड फैक्टर की उसका सिंबल है दोनों का। तो हमने वहां पे लिफ्ट वाले कॉन्सेप्ट में इसको अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो लोड फैक्टर और विंग लोडिंग जो है ये दोनों बहुत मैटर करती हैं। अच्छा, लोड फैक्टर के लिए ही ना जो सेफ्टी लाइन है वो बनाई जाती है। सेफ्टी लाइन का क्या मतलब है, जिससे कि आप समझ पाओ कि आपका एयरक्राफ्ट जितना वेट है उसका, उसके रिस्पेक्ट में वो कितनी लिफ्ट जनरेट करेगा, तो उसका जो डिजाइनिंग है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कैपेबल है उस लिफ्ट को जनरेट करने के लिए। तो इस चीज के लिए अलग अलग कैटेगरी के जो एयरक्राफ्ट है उनकी रेटिंग अलग अलग हुई रहती है, और हमेशा उनका जो वैल्यू जहां पे आप सेफ पाते हो वो हमेशा 1.5 टाइम्स ग्रेटर होता है। मतलब ये है कि सपोज करो कि जो आपका एयरक्राफ्ट है वो अगर उसका लोड फैक्टर जो है वो 2G है, इसका मतलब कि वो आपका जो एयरक्राफ्ट डिजाइन किया हुआ है वो जो लिफ्ट जनरेट कर सकता है वो वेट के कंपेयर में ट्वाइस कर सकता है, ट्वाइस ऑफ वेट लिफ्ट को जनरेट कर सकता है। तो अगर हम इतना वेट जनरेट कर देंगे, अगर इतनी लिफ्ट हम जनरेट कर देंगे तो हमने एयरक्राफ्ट के फुल स्ट्रेंथ को यूज कर लिया, तो सेफ्टी में तो आपने पूरा खत्म कर दिया। तो जब भी सेफ्टी रेटिंग होती है तो वो 1.5 टाइम्स होती है जो रियल ग्रेडिंग होती है। मतलब जितना एयरक्राफ्ट स्ट्रेंथ बियर कर सकता है आप समझो कि उसका 1.5 टाइम्स इतना रेंज बना के रखते हैं कि आप इतना तक लोड फैक्टर या इतनी तक लिफ्ट आप वेट के कंपेयर में जो है इससे जनरेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको लेवल फ्लाइट और मैन्युवरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ चुका है तो अब टाइम है कि हम प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करें और देखें कि कैसे क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस मॉड्यूल में आए हुए हैं, और साथ में हम जितने भी इस पे स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन सकते हैं हम उन क्वेश्चन को भी साथ में डिस्कस कर लेते हैं। तो ठीक है, अब आ जाते हैं स्क्रीन पे। तो हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो स्टार्ट होगा 133। तो हम लोग इसके प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट होगा 134 से। ऑलराइट, यहाँ से हमारा जो है लेवल फ्लाइट का क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए देखिए, और इसका राइट आंसर सी है, बोथ ए एंड बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 135 and the right answer of this question is अब आपको बचाना तो उसको सभी से चाहिए, बट मोस्ट एप्रोप्रिएट पे अगर हम चलें तो फिर वो
All right. So next question is 136, and the right answer of this question is C. Let's move to the next question. Next question is 137, and the right answer of this question is A. All right. Next question is 138, and the right answer of this question is B. Let's move to the next question. 139, यानी कि हम लोग ऑलमोस्ट 150 क्वेश्चन जो है कि प्रैक्टिस करने वाले हैं. And the right answer of this question is B. Okay. Next question is 140, and the right answer of this question is B. Okay. So next question is 141. The thrust drag couple overcomes the lift weight couple. Okay. What directions of force is required to be produced by the tail of the aircraft to maintain straight and level flight? So right answer of this question is A. Next question is 142, and the right answer of this question is B. Fine. Next one is 143. Right answer of this question is B. Next one is 144. Right answer is B. Next one is 145. And the right answer of this question is A. Next question is 146. And 146 का जो राइट आंसर है वो है बी. नेक्स्ट वन इज 147. राइट आंसर ऑफ 147 इज सी. 148. Right answer of 148 is A. 149. And the right answer of 149 is A. Next one is 150. And the right answer of 150 is B. Next one is 151. Right answer of 151 is A. (152).
राइट आंसर इज सी। $153. Right answer is B. 154. Right answer is A. Next question is 155. And the right answer of this question is A. तो नेक्स्ट क्वेश्चन 156, क्लाइंब विथ फॉरवर्ड। ओके, यहाँ से जो क्वेश्चन है वो हम लोगों का क्लाइंब का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो अपना टॉपिक है आज वो यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और अब इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, वैसे जो थ्योरी ऑफ फ्लाइट है उसको मैं बस एक वीडियो और दूंगा जिसमें कि अपना क्लाइंबिंग का, ग्लाइडिंग का और टर्निंग का, ये तीनों इंक्लूडेड रहेगा। नेक्स्ट वीडियो हम जो बनाने वाले हैं वो इसी टॉपिक से रिलेटेड रहेगा। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और जो ये वीडियोज़ हैं वो आपको प्रिपरेशन में थोड़ा सा बेनिफिट दे रही होंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। ओके, तो मिलते हैं नए वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो तब तक मॉड्यूल की प्रिपरेशन करते रहें।